गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आप लोगों की जैसे कि कमेंट हम लगातार देख रहे थे, तो उन कमेंटों में हमने देखा कि बच्चों ने डिमांड की है कि सर उपसय संयोजी यौगिकों पर वीडियो बनाया जाए। तो बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपका जो फर्स्ट पेपर में लास्ट चैप्टर है उपसय संयोजी यौगिक, उसको हम आपको स्टार्टिंग से पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है। जैसे हमने उपसय संयोजी यौगिक कोई लिखा, आपके सामने हमने ये लिखा K4FeCN6। आप लोग जनरली अपनी बुक में इस टाइप के कंपाउंड देखते होंगे। तो आप लोग जब बुक खोलकर देखते होंगे, कभी आप लोगों ने बुक खोलकर देखी होगी, तो इस टाइप के कंपाउंड देखोगे, तो इन्हीं कंपाउंडों को हम लोग बेटा कहते हैं उपसय संयोजी यौगिक। ये जो आपके कंपाउंड आपके सामने लिखा है, इस टाइप के बहुत सारे आप कंपाउंड देखते होंगे, तो इन कंपाउंडों को हम लोग कहते हैं उपसय संयोजी यौगिक। बच्चों, इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना है कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए, ये जो कोष्टक के अंदर वाला जो क्षेत्र होता है, ये जो आपका बड़ा कोष्ठ है, इसके अंदर वाला जो क्षेत्र होता है, इसको बच्चा हम लोग कहते हैं उपसय संयोजी क्षेत्र या संकुल क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संकुल क्षेत्र या उपसय संयोजी क्षेत्र। क्या कहेंगे? उपसय संयोजी क्षेत्र। बच्चों, चैप्टर का नाम है हमारा उपसय संयोजी यौगिक। उपसय संयोजी यौगिक चैप्टर है हमारा उपसय संयोजी यौगिक। चैप्टर कौन सा है बच्चों? उपसय संयोजी यौगिक। तो उपसय संयोजी यौगिकों की बात कर रहे हैं कि आप लोग बुक में बच्चों ऐसे बहुत सारे कंपाउंड देखते होंगे। इन कंपाउंडों को हम लोग कहते हैं उपसय संयोजक कंपाउंड कहते हैं। अब इस कंपाउंड के विषय में जानेंगे, तो जो कोष्ठ के अंदर वाला जो क्षेत्र होता है, उसको हम लोग कहते हैं उपसय संयोजी क्षेत्र। जो कुछ भी कोष्ठ के अंदर लिखा होता है, कोष्ठ के अंदर वाला जो क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं उपसय संयोजी क्षेत्र। और बच्चों, जो कोष्ठ के बाहर वाला एरिया होता है, इसको हम लोग कहते हैं आयनन क्षेत्र। क्या कहते हैं बच्चों? इसको आयनन क्षेत्र कहते हैं। आयनन क्षेत्र। तो कोष्ठ के अंदर वाला भाग जो होता है, ये उपसय संयोजी क्षेत्र है, और कोष्ठ के बाहर वाला भाग हमारा होता है आयनन क्षेत्र। क्या होता है बच्चों? आयनन क्षेत्र। अच्छा, अब बात कर लें कोष्ठ के अंदर वाले भाग की। तो कोष्ठ के अंदर वाले भाग में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो एटम होता है, ये इसको बच्चों हम लोग कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। क्या कहते हैं बच्चों? केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। परमाणु। इसके बाद में ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है, ये चारों ओर से जिन परमाणुओं अथवा परमाणुओं के समूहों द्वारा घिरी होती है, उनको हम लोग कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। लिगेंड। और लिगेंडों की संख्या जो होती है, लिगेंडों की संख्या, या ये बोल दिया जाए, लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जितने उपसय संयोजी बंध बनाते हैं, उनकी संख्या को हम लोग कहते हैं उपसय संयोजन संख्या। उपसय संयोजन संख्या। उपसय संयोजन संख्या मीन्स इसको समन्वय संख्या भी कहते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा, हम लोग उपसय संयोजी यौगिक चैप्टर कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? उपसय संयोजी यौगिक। उपसय संयोजी यौगिक, पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि उपसय संयोजी यौगिक होते किस प्रकार के हैं। तो आप लोग बेटा बुक में देखते होंगे, इस प्रकार के कंपाउंड आपको बहुत सारे देखने को मिलते होंगे। ऐसा कंपाउंड COCl3 NH3 का होल 6, या CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 बाहर Cl3। इस टाइप के आप कंपाउंड देखते होंगे। तो ये कंपाउंड को क्या कहते हैं? बुक में आप लोग इस प्रकार के कंपाउंड देखते होंगे, तो इन कंपाउंडों को क्या कहते हैं? इन कंपाउंडों को कहते हैं उपसय संयोजी यौगिक कहते हैं। और यही हमारा चैप्टर भी है, उपसय संयोजी यौगिक मींस इस चैप्टर में हमें इस टाइप के कंपाउंडों की स्टडी करनी है।
इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं, इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं, उनका हमें इसमें अध्ययन करना है। तो अध्ययन में हम लोग ये देखेंगे कि इस टाइप के कंपाउंड में क्या होता है। उपसय संयोजी यौगिकों में जनरली जितने भी उपसय संयोजी यौगिक होते हैं बच्चा, इसमें होता क्या है कि बड़ा कोष्टक इन्वॉल्व होता है। कोई भी उपसय संयोजी यौगिक लिखेंगे तो उसमें बड़ा कोष्ठ इन्वॉल्व होगा। जैसे अभी हमने आपको लिखा था CONH3 का होल 6 और फिर बाहर लिखा था हमने Cl3, ये लिखा था। जितने भी उपसय संयोजी यौगिक होंगे, जितने भी उपसय संयोजी यौगिक होंगे, उनमें बड़ा कोष्ठ इन्वॉल्व होगा। आखिर क्या है ये बड़ा कोष्ठ, क्यों बड़ा कोष्ठ लगाया गया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और किसने बताया कि ये बड़ा कोष्ठ लगाना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे संयोजी बंध सिद्धांत, हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। मतलब वर्नर थ्योरी पढ़नी है हमको, VBT पढ़नी है हमको और CFT पढ़नी है, वो हमारा आगे का टॉपिक है। अभी फिलहाल ये कोष्टक क्यों लगाया जाता है, इस कोष्टक के अंदर वाले एरिया को क्या कहते हैं, तो हमने बताया कि जितने भी उपसय संयोजी यौगिक आप देखोगे, सारे के सारे उपसय संयोजी यौगिक आपको इसी क्रम में देखने को मिलेंगे, ऐसे ही लिखे देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि जो बेटा कोष्ठ के अंदर वाला जो भाग होता है, कोष्टक के अंदर वाला भाग, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उपसय संयोजी क्षेत्र या संकुल क्षेत्र कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसय संयोजी क्षेत्र या संकुल क्षेत्र कहते हैं। और कोष्टक के बाहर वाला जो एरिया होता है, जैसे यहाँ वाला या यहाँ वाला, इसमें आप देख रहे हो इधर वाला लेफ्ट साइड का, इधर राइट, कोष्टक के बाहर वाला जो भी एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं आयनन क्षेत्र। क्या कहते हैं, आयनन क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, जब भी कोष्ठ में हम देखते हैं, किसी भी उपसय संयोजी यौगिक में कोष्ठ में देखते हैं, तो जो पहला एटम होता है कोष्ठ में बच्चों, जो पहला एटम होता है, जो पहला एटम आप देखोगे, जैसे यहाँ पर CO है, यहाँ पर क्या था Fe, तो इसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या कहते हैं बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु। और इसके बाद में ये देखते हैं कि जो ये मेटल है, ये चारों तरफ से, जब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो मेटल है, ये चारों ओर से इनके द्वारा घिरी है। इसमें ये जो CO है, ये चारों तरफ से NH3 द्वारा घिरा होगा, इसमें Fe चारों तरफ से CN द्वारा घिरा होगा। तो मेटल को जो मेटल के चारों ओर जो एटम होता है या जो परमाणु होता है अथवा परमाणुओं का समूह होता है, जो मेटल को चारों तरफ से घेर रखता है, उन समूहों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लीगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लीगेंड। लीगेंड क्या होते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु को चारों तरफ से घेरे रहते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु को चारों ओर से घेरे रहते हैं, और उनको हम लोग क्या कहते हैं, लीगेंड कहते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जो लीगेंड होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु को चारों ओर से तो घेरे रहते हैं, इसके साथ साथ केंद्रीय धातु परमाणु से एक उपसय संयोजी बंध बनाते हैं। तो लीगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को चारों ओर से घेरे रहते हैं और केंद्रीय धातु परमाणु से क्या बनाते हैं, उपसय संयोजी बंध बनाते हैं। अच्छा, लीगेंड किसी केंद्रीय धातु परमाणु से लीगेंड जितने उपसय संयोजी बंध बनाते हैं, उनकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उपसय संयोजन संख्या कहते हैं या समन्वय संख्या कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, पहले तो थोड़ी सी चर्चा कर लेनी है आयनन क्षेत्र और उपसय संयोजी क्षेत्र पर। इस पर थोड़ी सी चर्चा करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु पर थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे, उसके बाद में लीगेंड पर थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे और उसके बाद में उपसय संयोजन संख्या पर टिप्पणी करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयनन क्षेत्र और उपसय संयोजी क्षेत्र। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा CONH3 का होल 6 और बाहर लिखा है Cl3। जैसे बच्चों ये हमारा कोई एक संकुल यौगिक है, ये हमारा कोई संकुल या उपसय संयोजी यौगिक है। अब आपसे पेपर में पूछ दिया जाए कि बताइए इस यौगिक में उपसय संयोजी आयन कौन सा है या संकुल आयन कौन सा है और काउंटर आयन कौन सा है, तो आप कैसे बताओगे काउंटर आयन क्या है, संकुल आयन क्या है। तो बच्चों इसको आप आयनित कीजिए, यानी पानी में डाल दीजिए। तो पानी में जब इसको डालोगे एक्वस सॉल्यूशन में, आप देखोगे
कि इससे इतना पार्ट अलग हो जाता है, CONH3 का होल 6 ये अलग हो जाता है और Cl आयन अलग हो जाता है। तो बच्चों इस पर 3 Cl अलग हुए हैं, 3 Cl माइनस के अलग हुए हैं, तो इस पर प्लस का कितना आएगा, 3 प्लस कितना आएगा बच्चों, चूंकि 3 माइनस के आयन 3 माइनस के आयन अलग हो रहे हैं, जितने माइनस के अलग होते हैं उतना ही प्लस आता है, एक से जितने माइनस के अलग होंगे उसके परपेक्ष में उतने ही प्लस के आते हैं। तो 3 माइनस के अलग हुए थे तो प्लस के कितने आ जाएंगे, 3। तो ये जो अलग हो जाते हैं इन आयनों को हम लोग कहते हैं बच्चों काउंटर आयन। क्या कहते हैं, काउंटर आयन या सह आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, सह आयन भी इनको बोलते हैं, सह आयन। और इसको क्या कहते हैं, इसको संकुल आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संकुल आयन, इसको कहते हैं संकुल आयन। बच्चों अगर ये समझ में आ गया हो तो एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए हमने ये लिया K3FeCN का होल 6 ये लिया। अब बच्चों इसके लिए हमें ज्ञात करना है कि कौन सा इसमें काउंटर आयन है और कौन सा इसमें संकुल आयन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए इसको हम जल में, भाई किसी भी उपसय संयोजी यौगिक में काउंटर आयन और सह आयन का पता लगाना है तो उसको आप क्या करिए, उसको जल में डाल दीजिए। तो जब जल में डालोगे तो इसका आयनन हो जाएगा, यहां से क्या होगा, ये K के जो 3 कोष्टक के बाहर वाला भाग अलग हो जाता है। तो कोष्टक के बाहर क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, K3, तो ये अलग हो जाएंगे, ये अलग होकर बनाएंगे 3K प्लस बनाएंगे। अब देखिए प्लस के 3 अलग हुए तो निश्चित रूप से संकुल पर क्या आएगा, माइनस का 3। तो यहां से बनेगा FeCN का होल 6 और इस पर चार्ज आएगा -3। तो इसमें पूछा जाए कि काउंटर आयन कौन सा है, तो इसमें काउंटर आयन आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये हमारा क्या है, काउंटर आयन, ये हमारा काउंटर आयन है और ये हमारा संकुल आयन है। क्या आयन है, कौन सा है, संकुल आयन। कौन सा है बेटा, संकुल आयन। तो इसी प्रकार से आपको कोई भी उपसय संयोजी यौगिक दिया जाए और उस यौगिक में आपसे पूछा है कि बताओ काउंटर आयन कौन सा है, सह आयन कौन सा है, तो आप बता दोगे तो ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। काउंटर आयन और सह आयन जानने के बाद में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु पर। किस पर बात करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु पर। बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या धातु आयन, धातु आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होता है, तो वह धातु परमाणु अथवा धातु आयन जो चारों ओर से लिगेंडों या मान लो चारों ओर से परमाणुओं अथवा परमाणुओं के समूहों से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। एक बार फिर से सुन लीजिए, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, तो वह धातु परमाणु अथवा आयन जो चारों ओर से परमाणुओं अथवा परमाणुओं के समूहों द्वारा घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। जैसे मान लो Fe, अब Fe को चारों तरफ से Cn घेरे हुए हैं, Fe को चारों तरफ से क्या घेरे हुए हैं, Cn मान लो घेरे हुए हैं। तो यहां पर Cn चारों तरफ से घिरे हुए, तो Fe यहां पर क्या है, Fe यहां पर है केंद्रीय धातु परमाणु। Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहेंगे, तो कोई भी धातु परमाणु अथवा धात्विक आयन, कोई भी धातु परमाणु अथवा धात्विक आयन जो चारों ओर से लिगेंडों द्वारा घिरा होता है, या ऐसे भी बोल सकते हो, कोई भी धातु परमाणु अथवा धातु आयन जो चारों ओर से परमाणुओं अथवा परमाणुओं के समूहों द्वारा घिरा होता है,
केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, कोई भी धातु आयन अथवा धातु परमाणु, कोई भी धातु आयन अथवा धातु परमाणु जो चारों ओर से लिगेंडों द्वारा घिरा होता है, क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु परमाणु अथवा केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। अब बेटा केंद्रीय धातु परमाणु मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी धातु परमाणु जो चारों ओर से परमाणुओं अथवा परमाणुओं के समूहों द्वारा घिरा होता है। कोई भी धातु परमाणु अथवा आयन जो चारों ओर से परमाणुओं अथवा परमाणुओं के समूहों द्वारा घिरा होता है, क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु परमाणु। अब इसके बाद में हम आगे बात करेंगे लिगेंड की। अब हम लोगों को समझना है बच्चों, लिगेंड को समझना है। लिगेंड क्या होते हैं? आओ चलो इन पर चर्चा करते हैं। लिगेंड क्या होते हैं? तो लिगेंड का मतलब कोई भी ऐसा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह, कोई भी ऐसा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सके, उसे क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, कोई भी परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह, कोई भी परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, कोई भी परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड का काम वही तो कर सकते हैं जिनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन हो। फ्री इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जिनके पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन हो। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध से नहीं बंधे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तभी तो ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे पाएंगे और तभी ये लिगेंड का काम कर पाएंगे, क्योंकि लिगेंड वही है जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सके, उसी को हम लिगेंड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान तो आदमी तभी कर पाएगा जब उसके पास में पहले से इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब कोई भी परमाणु अथवा परमाणु के समूह के पास में ऐसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो किसी भी बंध से नहीं बंधे हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉनों को एकांकी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर किसी परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन हैं तो वह अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन को मेटल को दे सकता है, और दे सकता है तो किसका काम करेगा? लिगेंड का काम करेगा। किसका काम करेगा? लिगेंड का। तो लिगेंड की परिभाषा हमने बता दी। अब हम लोग बात करेंगे लिगेंडों के प्रकार की। किसकी बात करेंगे बच्चों? लिगेंडों के प्रकार की। तो देखो लिगेंडों का प्रकार अथवा लिगेंडों का वर्गीकरण। लिगेंडों का प्रकार देखो, लिगेंडों का वर्गीकरण। लिगेंडों का वर्गीकरण बच्चों, लिगेंडों का जो हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं, लिगेंडों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक तो होता है बच्चों, एक हम लोग करते हैं आवेशों के आधार पर। लिगेंडों का वर्गीकरण किसके आधार पर करते हैं? आवेशों के आधार पर। तो एक हम लोग करते हैं आवेशों के आधार पर। आवेशों के आधार पर एक करते हैं आवेशों के आधार पर, और एक बच्चों करते हैं संयोजकता के आधार पर। संयोजकता के आधार पर। तो आवेशों के आधार पर लिगेंड जनरली कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार। अब आप लोग कहोगे सर जी आवेश तो हमने दो ही सुने, एक तो प्लस और एक माइनस। तो बात सही है आपकी, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, और एक और तो होता है न्यूट्रल यानी उदासीन। तो आवेशों के आधार पर लिगेंड बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक होते हैं कौन से? ऋणावेशित लिगेंड। ऋणावेशित लिगेंड। ऋणावेशित लिगेंड किन्हें कहेंगे? जिन पर ऋण आवेश उपस्थित होता है उन्हें क्या कहेंगे? ऋणावेशित लिगेंड कहेंगे। जैसे Cl माइनस, कामा F माइनस, कामा Br माइनस, कामा OH माइनस,
कामा SO3 के ऊपर डबल माइनस, कामा SO4 के ऊपर डबल माइनस, ये सभी हमारे क्या है, ऋणावेशित लिगेंड, यानी वे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं, ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं। इसी क्रम में आगे बात करते हैं हम लोग उदासीन लिगेंड की। उदासीन लिगेंड, भैया उदासीन लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, जो न्यूट्रल होते हैं, परंतु उनके पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है किसी मेटल को देने के लिए, यानी केंद्रीय धातु परमाणु को देने के लिए उनके पास में क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जैसे की बात करें तो H2O में ऑक्सीजन के पास में बच्चों क्या होता है, लॉन पेयर, ये लॉन पेयर अपना दे सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे NH3 में N के पास में क्या होता है, लॉन पेयर, किसी को भी दे सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे ROH यानी एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं, लॉन पेयर। इसके अलावा अगर हम बात कर लें R2NH में N के पास में क्या है, लॉन पेयर। इसके अलावा हम बात कर लें R3N में N के पास में क्या है, लॉन पेयर, परंतु इन पर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए सभी क्या है बच्चों, उदासीन लिगेंड। लिगेंड तभी बनेगा जब उसके पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा तभी तो ये मेटल को दे पाएगा, तो ये उदासीन। इसके बाद में हम बात करेंगे तीसरा चार्ज, धनावेशित लिगेंड। तो बच्चों धनावेशित जो लिगेंड होते हैं ये बहुत दुर्लभ होते हैं, ये मिलते नहीं, आसानी से नहीं मिलते हैं, बहुत कम ही होते हैं। एक आपका है एक NO2+ और एक NO+। ये धनावेशित, वे लिगेंड जिनके ऊपर धनावेश उपस्थित होता है धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया आवेशों के आधार पर लिगेंडों के प्रकार। आवेशों के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के मिले हमें, 3 प्रकार के। एक तो हो गए आपके ऋणावेशित लिगेंड जिन पर ऋण आवेश होता है, एक हो गए उदासीन लिगेंड जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है परंतु लॉन पेयर होता है। इसके बाद में धनावेशित लिगेंड जिन पर धनावेश उपस्थित होता है। अब हमारा बचा है संयोजकता के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण। तो संयोजकता के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, संयोजकता के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं एक दंती लिगेंड, एक होते हैं द्विदंती लिगेंड, एक होते हैं त्रिदंती, एक चतुर्दंती, एक पंचदंती और एक षष्ठदंती लिगेंड होते हैं। इनके विषय में एक दंती लिगेंड क्या होता है, जिनके पास में एक दाता परमाणु होता है, द्विदंती में जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं, त्रिदंती में जिसमें 3 दाता परमाणु होते हैं, चतुर्दंती में जिसमें 4 दाता परमाणु होते हैं, पंचदंती में जिसमें 5 दाता परमाणु होते हैं, षष्ठदंती में जिसमें 6 दाता परमाणु होते हैं। लेकिन इनका सबका एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए कि एक दंती में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, द्विदंती में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, त्रिदंती में कौन कौन से एग्जाम्पल है, चतुर्दंती में कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो सभी के हमें एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो बच्चों अभी आज हमने आवेशों के आधार पर आपको लिगेंडों का वर्गीकरण बता दिया है। इसके अलावा संयोजकता के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक बने रहिए रामजी लाल क्लासेस के साथ में। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लिगेंडों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और लिगेंडों के वर्गीकरण में हम लोगों ने आवेशों के आधार पर वर्गीकरण पढ़ लिया था। अब हमारा बचा क्या है, आवेशों के आधार के बाद में हमारा बचा है संयोजकता के आधार पर। तो हम लोग चर्चा करेंगे आज संयोजकता के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण। तो बच्चों संयोजकता के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण की बात करें तो हमने कल आपको बता ही दिया था कि संयोजकता के आधार पर लिगेंड 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक दंती लिगेंड, एक दंती लिगेंड में जिसमें क्या होता है, एक दंती लिगेंड में जिनमें एक दाता परमाणु होता है, अर्थात जो केंद्रीय धातु परमाणु से केवल एक उपसय संयोजी बंध बनाता है उसे हम एक दंती लिगेंड कहते हैं। वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु से एक और केवल एक उपसय संयोजी बंध बनाते हैं उन्हें एक दंती लिगेंड कहते हैं। जैसे Cl-, Br-, F-, Cl के बाद में OH-, ये सभी एक दंती हैं। NH3, H2O, ये सभी क्या हैं, एक दंती लिगेंड। मतलब कुल मिला के कल हमने जो आपको आवेश के आधार पर बताए थे उसमें जितने भी ऋणावेशित लिखाए थे, जितने भी उदासीन लिखाए थे, वो सभी एक दंती लिगेंड होते हैं। एक दंती का मतलब वे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु होता है, अर्थात जो केंद्रीय धातु परमाणु से क्या करते हैं, केवल एक उपसय संयोजी बंध बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक दंती लिगेंड। अब इसके बाद में बात करेंगे द्विदंती लिगेंड की।
द्विदंती लिगेंड। द्विदंती लिगेंड क्या होते हैं, इन पे थोड़ी चर्चा करेंगे बच्चों। द्विदंती लिगेंड जिनमें क्या होता है, दो दाता परमाणु होते हैं, अर्थात जो केंद्रीय धातु परमाणु से दो उपसय संयोजी बंध बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, द्विदंती लिगेंड कहते हैं। द्विदंती लिगेंडों के में एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेंगे एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन को शॉर्टकट में हम लोग EN से डिनोट करते हैं। वैसे इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, एथिलीन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, डाइएमीन कह रहा है तो यहाँ भी NH2 और यहाँ भी NH2, ये आपका बन गया एथिलीन डाइएमीन। क्या बन गया, एथिलीन डाइएमीन। अब इसमें देख लीजिए आप, एक ये दाता परमाणु आपको दिखाई दे रहा है और एक ये दाता परमाणु दिखाई दे रहा है। तो वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं उन्हें हम द्विदंती लिगेंड कहते हैं, जैसे एथिलीन डाइएमीन। इसके अलावा ऑक्सेलेट की अगर बात कर लें, ऑक्सेलेट भी द्विदंती लिगेंड होता है। इसका बेटा फार्मूला होता है O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ भी दो दाता परमाणु है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें ग्लाइसिनेट को, ग्लाइसिनेट में क्या होता है बच्चों, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड COO माइनस। तो इसमें भी दो दाता परमाणु हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों, द्विदंती लिगेंड के। द्विदंती लिगेंड किन्हें कहेंगे, जिनमें क्या होता है, दो दाता परमाणु होते हैं। अब बात कर लें इसके बाद में हम त्रिदंती लिगेंड की। त्रिदंती लिगेंड क्या होते हैं, इसमें तीन दाता परमाणु होते हैं। तीन दाता परमाणु को जरा देख लीजिए, त्रिदंती लिगेंड बच्चों, त्रिदंती लिगेंड। अच्छा, एक चीज नहीं समझ में आ रही है, मैं दंती काहे लगाए है भाई, त्रिदंती, एक दंती, द्विदंती, ये दंती काहे लगा है। तो दंती का मतलब होता है डेंटेंट, मतलब होता है जैसे जिस प्रकार से आप देखते हो आपकी जीभ चारों ओर से दांतों द्वारा घिरी हुई है, तो इसको आपकी जीभ को चारों ओर से कौन घेरे है, दांत। ठीक उसी प्रकार से उपसय संयोजी यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है उसको चारों ओर से लिगेंड घेरे रहते हैं। तो इसीलिए लिगेंडों की संख्या दंती से दी गई है और इनको दंती बोला गया है। एक दंती मतलब एक दांत वाले, द्विदंती मतलब दो दांत वाले, दो दाता परमाणु चारों तरफ से केंद्रीय धातु परमाणु को घेर लेते हैं, इसीलिए इनके नाम में दंती शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों त्रिदंती लिगेंड क्या होगा, त्रिदंती लिगेंड में जिसमें क्या होता है, तीन दाता परमाणु होते हैं। एग्जाम्पल इसका है डाइएथिलीन। देखो बेटा, एक एथिलीन ये और एक एथिलीन ये, तो डाइएथिलीन हो गया। और ट्राइएमीन, तो एक एमीन तो ये हो गया बच्चों, और एक एमीन ये हो गया, एक एमीन ये हो गया। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे दाता परमाणु कितने हैं बच्चों, एक तो ये दाता परमाणु, एक ये दाता परमाणु और एक ये दाता परमाणु। तो इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है डाइएथिलीन। एथिलीन तो डाइएथिलीन और ट्राइएमीन, तो डाइएथिलीन ट्राइएमीन, ये किसका एग्जाम्पल है, त्रिदंती लिगेंड का। त्रिदंती लिगेंड का एग्जाम्पल क्या है, डाइएथिलीन ट्राइएमीन। अब इसके बाद में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे चतुर्थ दंती लिगेंड की। किसकी बात करेंगे बच्चों, चतुर्थ दंती लिगेंड। हम लोग बात करेंगे चतुर्थ दंती लिगेंड की। चतुर्थ दंती लिगेंड की बच्चों, चतुर्थ दंती में क्या होता है, इसमें चार दाता परमाणु होते हैं, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से चार उपसय संयोजी बंध बनाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन। ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन, देखो एक एथिलीन, बच्चों ध्यान से देखो, एक एथिलीन ये हमने लिखा, फिर इससे हमने यहाँ पर NH लिखा, फिर यहाँ पर हमने NH लिखा, तो 2 H हो गए। फिर सिंगल बॉन्ड हमने लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ भी सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक NH2 बच्चों यहाँ पर और एक NH2 यहाँ पर। अब आप देख लीजिए एथिलीन कितने हैं, एक एथिलीन देख लीजिए, इसमें एक एथिलीन आपको यहाँ दिख रहा है, एक एथिलीन यहाँ दिख रहा है और एक एथिलीन यहाँ दिख रहा है, तो ट्राइएथिलीन हो गया। अब एमीन की बात करें तो एक एमीन यहाँ पर, एक एमीन यहाँ पर, एक एमीन यहाँ पर और एक एमीन यहाँ पर, तो ट्राइएथिलीन और टेट्राएमीन।
टेट्राएमीन का मतलब है इसमें 4 दाता परमाणु होते हैं। तो ये हो गया चतुर्दंती। अब इसके बाद में हम बात करेंगे बच्चों पंचदंती लिगेंड की। पंचदंती में 5 दाता परमाणु होते हैं। और चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पंचदंती लिगेंड की बात करें बच्चों, पंचदंती लिगेंड, पंचदंती लिगेंड, पंचदंती लिगेंड। बच्चों पंचदंती लिगेंड क्या होते हैं? इनमें 5 दाता परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 5 दाता परमाणु होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन। और चलो इसका सूत्र देखते हैं। एथिलीन डाइएमीन का सूत्र क्या होता है बच्चों? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक NH2। चलिए इसको ऐसे ना लिखकर थोड़ा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये बेटा लिखा है एथिलीन डाइएमीन। क्या लिखा है? एथिलीन डाइएमीन। हमें किसका एग्जाम्पल बताना है? पंचदंती का। तो इसमें क्या करना है? इसका होता है एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन। एथिलीन डाइएमीन मतलब एथिलीन रहेगा और डाइएमीन भी रहेगा और ट्राई एसीटेट आयन आएंगे, मतलब 3 एसीटेट रखने हैं। तो 3 एसीटेट कहां से आएंगे बच्चों? ये दोनों H हटाओ, एक ये वाला H हटाओ, तो यहां पर जोड़ सकते हो एसीटेट CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस एंड CH2 COO माइनस। ये बन गया एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन। एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन। आप देख रहे होगे एक दाता परमाणु, इसमें एक दाता परमाणु बच्चों, ये एक दाता परमाणु, ये और एक ये, एक ये, एक ये, तो टोटल कितने हो गए? 5। अच्छा इसको शॉर्टकट में भी बच्चों हम लोग लिख लेते हैं। शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? शॉर्टकट में वही जो नाम हमने बताया, एथिलीन, एथिलीन से लिया हमने E, डाइएमीन से लिया D, ट्राई से लिया हमने T और एसीटेट से लिया A। अच्छा टोटल इसमें निगेटिव चार्ज कितना है बच्चों? 1 2 3, तो यहां पर -3 लगा दिया बस। तो ये हो गया हमारा पंचदंती का। अगर EDTA के ऊपर -3 लगा है, इसका मतलब ये पंचदंती को प्रदर्शित कर रहा है। अब चलिए हम इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग अब बात करेंगे षष्ठदंती लिगेंड। षष्ठदंती लिगेंड, षष्ठदंती लिगेंड। बच्चों षष्ठदंती लिगेंड क्या होते हैं? इनमें 6 दाता परमाणु होते हैं, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से 6 उपसय संयोजी बंध बनाता है। इसका भी एग्जांपल ऐसा ही है। इसमें हम लोगों ने एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन बोला, जबकि इसमें क्या हो जाएगा? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, मतलब एक ये जो H बच गया है इसको भी प्रतिस्थापित करके हमें क्या जोड़ देना है? एसीटेट आयन, तो टेट्रा एसीटेट बन जाएगा। और चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अब इससे NH2, तो इधर H, इससे NH2, इधर H। अब H हटाकर हमें क्या जोड़ना है? एसीटेट आयन ही तो जोड़ना है। CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, इसमें भी हटा दो। यहाँ क्या लिखेंगे? CH2 COO माइनस, यहाँ भी लिखेंगे CH2 COO माइनस। अब बच्चों अगर बात करें इसमें लिगेंड देखने की कि 6 दाता परमाणु कहाँ है, तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये। तो इसको शॉर्टकट में हम लोग कैसे लिखेंगे? शॉर्टकट में हमने एथिलीन के लिए ले लिया E, डाइएमीन के लिए ले लिया D, टेट्रा के लिए लिया T, एसीटेट के लिए लिया A, और इसमें टोटल निगेटिव चार्ज कितना है? 1 2 3 4, तो इस पे हम -4 लगाएंगे। ये हो गए। तो बच्चों हम लोगों ने संयोजकता के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण देख लिया। संयोजकता के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के हम लोगों ने पढ़े?
हाँ, संयोजकता के आधार पर हम लोगों ने बच्चों लिगेंड देख लिए। संयोजकता के आधार पर लिगेंड हम लोगों ने 6 प्रकार के पढ़े। सबसे पहले पढ़ा हमने एक दंती लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है। फिर हमने पढ़ा दो दंती लिगेंड, द्विदंती में जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं। उसमें एग्जाम्पल में हमने एथिलीन डायमीन बताया, ऑक्सेलेट बताया, ग्लाइसिनेट बताया, इनका सबका हमने सूत्र भी लिखा। इसके बाद त्रिदंती लिगेंड में इसमें 3 दाता परमाणु होते हैं, इसका भी एग्जाम्पल हमने लिखा। चतुर्दंती में 4 दाता परमाणु होते हैं, इसका भी एग्जाम्पल लिखा। पंचदंती में 5 दाता परमाणु होते हैं, इसका भी एग्जाम्पल लिखा। और फिर षष्ठदंती लिगेंड इसमें 6 दाता परमाणु होते हैं, इसका भी एग्जाम्पल लिखा। इनके अतिरिक्त बच्चों पूछ लिया जाता है आपसे कि सेतुबंध लिगेंड क्या होते हैं। सेतुबंध के साथ साथ आपसे पूछ लिया जाता है उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं। तो चलिए उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। सेतुबंध लिगेंड या उभयदंती, पहले उभयदंती की बात करेंगे। उभयदंती लिगेंड, उभयदंती लिगेंड, उभयदंती लिगेंड। बच्चों उभयदंती लिगेंड आप किसको कहोगे? उभयदंती लिगेंड किसको कहोगे? उभयदंती लिगेंड किसको कहोगे? उभयदंती, इससे लिख देते हैं उभयदंती लिगेंड। उभयदंती, उभयदंती और कुछ नहीं, कुछ मोनोडेंट लिगेंड यानी कुछ एक दंती लिगेंड ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ एक दंती लिगेंड ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं। कुछ एक दंती लिगेंड ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, परंतु देता कोई एक ही है। केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता कोई एक ही है, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या कहते हैं? उभयदंती लिगेंड कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, कुछ एक दंती लिगेंडों के पास में एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु को केवल एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो ऐसे लिगेंडों को हम उभयदंती लिगेंड। होते एक से अधिक के पास में है परंतु देता कोई एक ही है। जैसे अगर हम बात कर लें बच्चों Cn- की, तो Cn- में आप देखोगे C के पास में भी लॉन पेयर होता है और N के पास में भी लॉन पेयर होता है। अब चाहे तो C भी मेटल को अपना लिगेंड दे मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकती है, और N चाहे तो N भी मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। तो जब बच्चा मेटल को C अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगी, मेटल को जब C अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगी तो मेटल से C ट्रिपल बॉन्ड N ये बनाएगी। जब मेटल को C अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और जब मेटल को N अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तब क्या बनेगा? MnC बनेगा। क्या बनेगा? MnC बनेगा। क्या बनेगा? MnC बनेगा। तो याद रखना कि ये है तो एक दंती लिगेंड ही। अब इसमें दोनों के पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब इसमें से देता कोई एक ही, यदि C ने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया तो फिर N नहीं देगा, और यदि N ने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया तो फिर C इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं देगा। तो कुछ एक दंती लिगेंड ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु को कोई एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। ऐसे लिगेंडों को हम लोग क्या कहते हैं? उभयदंती लिगेंड। तो उभयदंती लिगेंड में एक तो हमने Cn- बता दिया, एक आपको बता दे SCN में S देगा तो SCN जुड़ेगा। जिसे मान लीजिए मेटल है और मेटल को इलेक्ट्रॉन S दे रहा है तो ये जुड़ेगा SCN करके, और अगर मेटल को मान लो N दे रहा है तो ये जुड़ेगा NCS करके ऐसे, और अगर C दे रहा है तो CnS करके जुड़ेगा। तो ये आपके उभयदंती लिगेंड हैं। एक तो Cn- एक SCN बता दिया, और इसी प्रकार से अन्य भी होते हैं। चलिए अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए सेतुबंध लिगेंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सेतुबंध लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड जिनको कहते हैं, सेतुबंध लिगेंड। सेतुबंध लिगेंड बच्चों, सेतुबंध लिगेंड क्या है? आओ चलो इन पे चर्चा कर लीजिए। तो कुछ एक दंती लिगेंड
कुछ एक दंती लिगेंड ऐसे होते हैं जो दो धातु परमाणुओं के बीच में उपसय संयोजी बंध बनाते हुए सेतु का कार्य करते हैं। कुछ एक दंती लिगेंड दो धातु परमाणुओं के मध्य सेतु का कार्य करते हैं, उन लिगेंडों को हम लोग क्या कहते हैं? एक दंती लिगेंड कहते हैं। जैसे ये बच्चों हमने कोबाल्ट, और कोबाल्ट के साथ में हमने लिखा NH3, कितने NH3? चलो 3 ले लिए, और चलो इसको इधर ना लिख के थोड़ा सा इस साइड लिखते हैं, इधर लिख दिया NH3। ये जुड़े किससे हैं? कोबाल्ट से। और दूसरा कोबाल्ट, और फिर हमने लिखा यहाँ पर NH3 का होल थ्राइस। अब ये दोनों मेटल को मान लो यहाँ से NO2 दोनों तरफ से जोड़े हुए, और यहाँ पर NH2 ये जोड़े हुए, तो ये है तो एक दंती लिगेंड है, लेकिन दोनों धातु परमाणुओं के बीच में किसका काम कर रहे हैं? दोनों धातु परमाणु के बीच में किसका काम कर रहे हैं? सेतु का कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं? सेतु का। मतलब इधर से इधर जाना है तो इस पुल से होकर जाना पड़ेगा, सेतु का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? सेतुबंध लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेतुबंध लिगेंड कहते हैं। सेतुबंध लिगेंड जो वे एक दंती लिगेंड जो दो केंद्रीय धातु परमाणुओं के बीच में सेतु का कार्य करते हैं, उन्हें हम सेतुबंध लिगेंड कहते हैं। इसके बाद में हम थोड़ा सा और इन पे चर्चा करेंगे। एक बच्चों पूछा जाता है कीलेट, कीलेट क्या होता है? अथवा आपसे पूछ दिया है कीलेटिंग लिगेंड क्या होता है? कीलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं? कीलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं? कीलेट क्या होते हैं? तो बच्चों कीलेट क्या होता है या कीलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं? तो कुछ बहुदंती लिगेंड, अब क्या यार एक दंती नहीं आया, कुछ बहुदंती लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से, जरा ध्यान से सुनना, कुछ बहुदंती लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर एक चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं। समझो, कुछ बहुदंती लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर एक चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं। ऐसे लिगेंड को कीलेट कहते हैं। इस प्रकार से बने यौगिक को कीलेट कहते हैं, और इस प्रकार के लिगेंडों को कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, कुछ बहुदंती लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर एक चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं। ऐसे यौगिकों को कीलेट कहते हैं, और इनमें जो प्रयुक्त लिगेंड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लो ये कापर है, अब कापर से हमने एथिलीन डाइएमीन जोड़ा। एथिलीन डाइएमीन का सूत्र अभी अभी आपको पढ़ाया था, ये एथिलीन डाइएमीन है। बच्चों जरा ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है? एथिलीन डाइएमीन। ध्यान से ये देखिए, तो ये क्या कर रहा है? केंद्रीय धातु परमाणु से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक बंध संरचना का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ये लिगेंड आपका कीलेटिंग लिगेंड कहा जाएगा। और देखिए, एक इधर जोड़ दिया हमने NH2 CH2 NH2 CH2, ये तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये जो एथिलीन डाइएमीन है, ये एक दंती तो है नहीं, बहुदंती है। बहुदंती होने के साथ साथ ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जुड़कर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? कीलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कीलेट। और इसमें जो प्रयुक्त लिगेंड है इनको कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। बच्चों एक चीज और है कि जो कीलेट हमारे होते हैं, कीलेट जो संकुल होते हैं, ये उपसय संयोजी संकुलों से ज्यादा स्टेबल होते हैं। कीलेट संकुल जो होते हैं ये उपसय संयोजी संकुल से ज्यादा स्टेबल होते हैं, और इनमें जितनी ज्यादा रिंगों की संख्या, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जितनी ज्यादा रिंगों की संख्या होती है उतना ही ज्यादा कीलेट ये स्टेबल हो जाता है, उतना ही ज्यादा कीलेट स्टेबल हो जाता है। तो बच्चों लिगेंडों को हम लोगों ने कंप्लीटली खत्म कर लिया, लिगेंडों की परिभाषा। फिर हमने संयोजकता के आधार पर आपको बताया लिगेंड 3 प्रकार के, धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, उनमें सब में एग्जाम्पल बताया। फिर इसके बाद में हम लोगों ने संयोजकता के आधार पर देखा। संयोजकता के आधार पर अगर हम लोग बात कर लें तो हम लोगों ने एक दंती, द्विदंती, त्रिदंती, चतुर्दंती, पंचदंती, षष्ठदंती सबके विषय में एक एक एग्जाम्पल दिया। उसके बाद में हम लोगों ने उभयदंती लिगेंड भी देख लिया, सेतुबंध लिगेंड भी देख लिया, और कीलेटिंग लिगेंड भी देख लिया। अब बेटा लिगेंडों का टॉपिक आपका क्लोज हो गया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे
समन्वय संख्या की। समन्वय संख्या क्या होती है बच्चों? समन्वय संख्या जैसा कि आपको बता चुके हैं कि लिगेंडों द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जितने उपसय संयोजी बंध बनाए जाते हैं, बने उपसय संयोजी बंधों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोबाल्ट से NH3 जोड़ दिए। बच्चों कितने NH3 जोड़ रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। NH3 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 NH3। तो बच्चों यहां से कितने NH3 हैं? 6। तो इसकी अगर हम पूछें इसमें कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, कोबाल्ट की समन्वय संख्या कितनी है, तो बच्चे बता देंगे कि सर जी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब उन्होंने 6 कैसे बताई? हो सकता है उनको गलतफहमी ये हो जाए कि इसमें चूंकि 6 NH3 है, कितने NH3 हैं? 6 NH3 है, तो वो लोग कहते हैं कि सर जी इससे 6 NH3 है इसीलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि NH3 से हमें मतलब नहीं होता। हम ये देखते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु से कितने उपसय संयोजी बंध बनना है। बनाए गए उपसय संयोजी बंधों की संख्या को हम लोग समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर बात करें कोबाल्ट की, और कोबाल्ट से हमने मान लो एक EN इधर रखा, एक EN इधर रखा, और चलिए एक EN इधर रखा। एक EN इधर रखा, एक EN इधर रखा। अब हम आपसे पूछें कि भैया इस कंपाउंड की बताओ समन्वय संख्या कितनी होगी, तो अब अगर उस अकॉर्डिंग बता रहे हो आप कि सर जी इसमें NH3 कितने थे? 6, इसीलिए समन्वय संख्या 6 थी। तो यहां पर आप बता दोगे सर जी EN कितने हैं? 3, तो समन्वय संख्या आप 3 बता दोगे, जबकि ऐसा नहीं होता। EN जो होता है ये द्विदंती लिगेंड होता है। ये कितने बॉन्ड बनाएगा इससे? 2। ये प्रत्येक EN इससे कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। इसलिए हमने अभी आपको बताया केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों से जितने उपसय संयोजी बंध बनाती है उनकी बनाए गए उपसय संयोजी बंधों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने उपसय संयोजी बंध बन रहे हैं? 6, इसीलिए समन्वय संख्या इसकी कितनी होगी? 6। तो समन्वय संख्या का टॉपिक आपका लगभग क्लियर हो गया। अब जैसे एक दो हम लोग एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। जैसे हम मान लो आपसे पूछ लें CONH3 का होल त्राय Cl3। अब बताइए इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? तो आसान सा क्वेश्चन है। NH3 एक दंती लिगेंड है, तो एक दंती लिगेंड होने के कारण ये 3 NH3 3 उपसय संयोजी बंध बनाएंगे, और Cl भी हमारा एक दंती लिगेंड होता है, तो ये भी कितने बंध बनाएगा? 3 बंध बनाएगा। तो टोटल 3 इसके द्वारा 3 इसके द्वारा 6 बंध बनेंगे, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमने पूछा FeCO का होल 5 में बताइए Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? तो आपको पता है कि CO एक दंती लिगेंड होता है, एक CO एक उपसय संयोजी बंध बनाएगा, तो CO है कितने? 5, तो 5 उपसय संयोजी बंध बनाएंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 5 होगी। चलिए एक आधा और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया Ni और Ni के साथ में CO का होल 4 कर दिया, और हमने पूछा बताइए Ni की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? तो आप देख लीजिए Ni से CO जुड़ा है, और CO एक दंती लिगेंड है। एक दंती लिगेंड है कितने हैं? 4। एक दंती लिगेंड एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक उपसय संयोजी बंध बनाएगा, तो 4 CO 4 उपसय संयोजी बंध बनाएंगे, इसी की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गई। जैसे हमने पूछा आपसे K4FeCN6 में Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो Fe से जुड़ा क्या? इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं होता। Fe से क्या जुड़ा है? CN। कै CN जुड़े हैं? 6। और CN का ऐसा लिगेंड है एक दंती, तो एक दंती CN के 6 परमाणु है, और एक CN एक उपसय संयोजी बंध बनाता है, तो ये कितने CN है? 6, इसीलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आ गई होगी। समन्वय संख्या निकालना कि समन्वय संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, बाकी आप लोग बुक में देख लीजिए, बहुत सारे दिए हुए हैं, उनसे आप कोऑर्डिनेशन नंबर इसके निकाल सकते हो। और जो भी ना है वो कमेंट में आप लोग लिख देना, तो हम देखेंगे फिर उसके बाद बताएंगे। अब बच्चों हमें इसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर समझना है, ऑक्सीकरण संख्या क्या पढ़ना है इसी क्रम में, ऑक्सीकरण संख्या। बच्चों कि ये हमें आनी चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या आनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है EAN, और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है यौगिकों का IUPAC नाम।
तो IUPAC बच्चों ऑक्सीकरण संख्या और EAN ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर और EAN की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए, इससे जो चीज़ें बताई गई हैं उनको आप अच्छे से समझिए। यदि किसी में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।